Okay, dear students, next chapter is surface chemistry. In this chapter, we will study some of the processes occurring at the surface of solids and liquids. सॉलिड्स और लिक्विड के सरफेस पे जो कुछ फिनोमिना होंगे उनके बारे में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। बेटा सबसे पहला तो आप लोगों ने सुना होगा एडजॉर्प्शन क्या होता है। बेटा एडजॉर्प्शन में किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी एक सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस आके उसके सरफेस पर चिपक जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक्चुअली क्या होता है बेटा? अक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, on other substance, on surface of other substance, on surface of other substance। बेटा एक सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस आके चिपक जाए। मान लेता हूं कि मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है और इसके सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स अगर आके चिपक जाएं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉर्प्शन। अब आप लोगों ने एक टर्म और भी पढ़ी होगी, एब्जॉर्प्शन, AB। बेटा एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा? एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स उसके बल्क के अंदर आ जाए बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या बोल सकता हूं मैं? अक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, इन बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस। बेटा अगर बल्क में सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आ जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। जैसे मान लेता हूं बेटा मेरे पास ये एक सब्सटेंस है और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर आ जाए बेटा, इसके बल्क में आ जाए, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। अब बेटा एक टर्म होती है, कई बार एक नंबर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज जॉर्प्शन? SORPTION, जॉर्प्शन। बेटा जब कभी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? जॉर्प्शन। When adsorption and absorption occurs simultaneously। अगर किसी सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? जॉर्प्शन। फोर्थ बेटा एडजॉर्प्शन की एक टर्म होती है बेटा, इसमें एडजॉर्प्शन में टर्म का नाम क्या है बेटा? एडजॉर्बेट। बेटा जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऊपर आकर चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। जैसे यहाँ पे इस सब्सटेंस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, तो बेटा ये ऊपर वाला सब्सटेंस तो क्या है इसमें? एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर आके चिपक जाएंगे बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट तो क्या होता है बेटा? सब्सटेंस which particles are adsorbed, जिसके पार्टिकल्स चिपक रहे हैं सरफेस पे, which particles are adsorbed। और लास्ट टर्म बेटा एडजॉर्बेंट।
एडजोर्बेंट क्या होता है बेटा, जिसका सरफेस यूज हुआ है, जिस सब्सटेंस के सरफेस पे पार्टिकल्स चिपक जाएं, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एडजोर्बेंट। सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन अकर, जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एडजोर्बेंट बोलेंगे। आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। बेटा नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन बेटा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है। देखो मान लेता हूं मेरे पास कोई भी एक सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है बेटा, कोई भी एक बल्क सब्सटेंस है और ये इसके ऊपर वाला सरफेस है, दिस इज सरफेस। देखो बेटा अगर मैं इस सब्सटेंस में पार्टिकल्स की, इस सब्सटेंस की, एंड दिस इज, पहली बार ये सब्सटेंस क्या है बेटा, एडजोर्बेंट, और ये उस एडजोर्बेंट का सरफेस है। अब अगर इस एडजोर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की बात करूं बेटा मैं, तो बल्क की बात करूं, देखो ये बल्क है और ऊपर क्या है बेटा, सरफेस, तो बल्क के अंदर एडजोर्बेंट का कोई भी मॉलिक्यूल होगा बेटा, उसके आसपास एडजोर्बेंट के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। इन सभी मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा होगा बेटा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा होगा। इसीलिए सॉलिड या लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल को बाकी पार्टिकल्स ने अपने आप से जोड़ रखा होगा किसी बॉन्ड के थ्रू। तो ये तो बात हो रही है बेटा कहाँ पे, बल्क में। अब देखो बेटा बल्क में क्या हो रहा है, इस पार्टिकल पे चारों डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से बिल्कुल बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। जितनी फोर्स इधर से लग रही है ऊपर की साइड से, उतनी ही फोर्स नीचे से लग रही है। हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। मैं बोल सकता हूं बेटा कि बल्क के अंदर क्या हो रहा है, बैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा कहां पे हो रही है ये सारा काम, बल्क के अंदर। अब अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर पार्टिकल की बात करूं, मान लो ये मेरा पार्टिकल है कहां पे बेटा, सरफेस पे। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है बेटा, जो एडजोर्बेंट का मॉलिक्यूल है, आप लोग देख सकते हो कि इस पार्टिकल को बल्क की तरफ से तो अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से इसको कोई भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है, उसके अंदर, उसके ऊपर बैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं लग रही। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, उसके ऊपर क्या लग रही है बेटा, अनबैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटा कहां पे लग रही है ये, पार्टिकल ऑन सरफेस। जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर अनबैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रही हैं, और इन्हीं अनबैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण ये पार्टिकल ऊपर से आने वाले किसी मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि पार्टिकल ऑन सरफेस have unbalanced intermolecular forces, so it attracts particles or molecules of, it attracts molecules of adsorbate। ये किसी एडजोर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगा बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बेटा इससे नेक्स्ट जो टर्म है
इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट बोल सकता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटा सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन की, तो आप लोग देख सकते हो। देखो बेटा, मान लेता हूं कि इस मेरे पास कोई एक सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंस है और इसके सरफेस के ऊपर, इसके अपर सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, कोई गैसियस एडजॉर्बेट आके चिपक जा रहा है। दिस इज एडजॉर्बेट एंड इट इज एडजॉर्बेंट। देखो बेटा, जब भी एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल जो कि गैसियस था पहले, वो आके इसके ऊपर चिपक जाएंगे तो उनकी एंट्रोपी क्या हुई है बेटा, डिक्रीज। तो मैं बोल सकता हूं कि एंट्रोपी ऑफ गैसियस एडजॉर्बेट, डिक्रीज। पहले से एंट्रोपी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। इसका मतलब बोल सकता हूं बेटा चेंज इन एंट्रोपी विच इज डेल्टा एस, इट विल बी नेगेटिव। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ये एंट्रोपी ऑफ गैसियस एडजॉर्बेट नेगेटिव क्यों आई, डेल्टा एस नेगेटिव क्यों आई, या फिर बोलेंगे एंट्रोपी डिक्रीज क्यों हुई। तो बेटा आपको याद दिला दूं, एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ये 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। बेटा एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी डेफिनेशन के हिसाब से इट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब कि बिना किसी ऑर्डर के पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, जो पार्टिकल जहां जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसमें जाने के लिए फ्री है, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। मतलब कि डिसऑर्डरनेस किसी भी सब्सटेंस में जितना ज्यादा, एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा। जब ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स बेटा यहां पर नहीं थे, ऊपर गैस की फॉर्म में थे, तो मान लो यहाँ पे एक गैस थी, ये जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स थे ये एक दूसरे से क्या थे बेटा, काफी ज्यादा दूर दूर थे, और ये गैसेस पार्टिकल्स थे, तो इधर उधर मूव आसानी से कर सकते थे। तो बेटा जाहिर सी बात है कि जब ये मॉलिक्यूल्स यहां पर आके सरफेस के ऊपर चिपक गए, तो एक तरीके से इनके ऊपर बाउंडेशन लग गया, और ये अब ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब ये सरफेस पर चिपक गए हैं, मतलब कि इनका डिसऑर्डरनेस कम हो गया, या फिर इनकी रैंडमनेस क्या हो गई बेटा, कम। जब ये गैस की फॉर्म में थे ये पार्टिकल्स, एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स, तो रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते थे, लेकिन सरफेस पे चिपकने के बाद इनकी ये रैंडम मूवमेंट क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो इसका मतलब इनकी एंट्रोपी कम हुई है। एंट्रोपी कम हुई मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। ये बात आप लोगों को पता लग गया। अब बेटा कोई भी प्रोसेस कब होता है, जब उस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या हो बेटा, नेगेटिव। ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया था कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा। अब एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि एडजॉर्प्शन जब भी हो रहा होगा, अगर एडजॉर्प्शन हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो अगर हमें एडजॉर्प्शन करवाना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है बेटा। तो मैं चाहता हूं डेल्टा जी क्या है बेटा, नेगेटिव। अगर एडजॉर्प्शन करवाना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू बेटा डेल्टा एस बी क्या है,
नेगेटिव है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच बेटा माइनस इंटू समथिंग नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं बेटा डेल्टा एच प्लस सम पॉजिटिव थी, और इसका आंसर कैसा आना चाहिए बेटा, नेगेटिव आंसर आना चाहिए। डेल्टा एच में हम लोगों ने कोई पॉजिटिव फैक्टर ऐड कर दिया और आंसर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच क्या हो बेटा, नेगेटिव। तो इट इज पॉसिबल, it is possible only if delta h is equal to negative। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि एडजॉर्प्शन जो है बेटा, जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव, इस बात का मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा एडजॉर्प्शन का क्या है, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव है, इस बात का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज हुई है बेटा। हीट अगर रिलीज हुई है तो मैं बोल सकता हूं कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर कभी भी एडजॉर्प्शन होगा तो उसमें से हीट क्या होगी बेटा, रिलीज ही होगी। अब देखो बेटा मेरे सामने दो फैक्टर है, एक तो डेल्टा एच है, दूसरा क्या है बेटा माइनस टी इंटू डेल्टा एस विच इज ए पॉजिटिव फैक्टर, और मैं चाहता हूं आंसर नेगेटिव आए बेटा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि पहली बात तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, दूसरी बात डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड माइनस टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तभी दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला फैक्टर ज्यादा होगा और नेगेटिव वाला फैक्टर कम होगा तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एच पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए, दूसरी बात इसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं बेटा एंड दूसरी कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच। हमने डेल्टा एच के साथ क्या लगा दिया बेटा, मोड लगाने का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इट मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी इंटू डेल्टा एस। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं बेटा, पहली बात तो ये कि एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एंट्रोपी डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज, सॉरी। तो आप लोग बोल सकते हो कि रैंडमनेस कम हुई तो एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दूसरी बात बेटा क्या पूछेंगे, जो कि पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं कि सो दैट एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप लोग इसको यहां से शो भी कर सकते हो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। और एडजॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, पहली बात डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज मस्ट बी नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के दो टाइप होते हैं बेटा, फर्स्ट इज फिजिजॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिजॉर्प्शन। बेटा फिजिजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल बॉन्ड बने तो हम क्या बोलेंगे उसको, फिजिजॉर्प्शन। और जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाए एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में तो हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिजॉर्प्शन। तो सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होता है बेटा, फिजिजॉर्प्शन इज वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स between adsorbate and adsorbent। बेटा केमिजॉर्प्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स जनरली बेटा कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स between adsorbate and
एंड एडजोवेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है कि फिजिजोप्शन में बेटा वीक बॉन्ड बने। पहली बात, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, एनर्जी क्या होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिलीज होती है। ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया कि एडजॉर्प्शन के दौरान एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, वीक। तो देखो बेटा, बॉन्ड जितना अच्छा बनेगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो इसमें वीक अगर बॉन्ड बने हैं तो मैं बोल सकता हूं बेटा इसमें एंथैल्पी lesser amount of heat मतलब कि डेल्टा एच इज रिलीज्ड। हीट और एंथैल्पी हम कुछ भी बोल सकते हैं। और बेटा केमिजोप्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं तो उनमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मैं बोल सकता हूं इसमें हायर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। मतलब बेटा ये है कि डेल्टा एच ऑफ केमिजोप्शन, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी हायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ऑफ फिजिजोप्शन, ये मैं बोल सकता हूं। उसके बाद बेटा सी पॉइंट क्या है, देखो बेटा फिजिजोप्शन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो बॉन्ड्स आसानी से बन जाएंगे, वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स। तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी बेटा, लो होगी। तो मैं सी पॉइंट में बोल सकता हूं बेटा इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो। एंड one more thing, this topic is very important, very important, we can say सीबीएसई बोर्ड में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो सी पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो। और बेटा केमिजोप्शन में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो मैं बोल सकता हूं बेटा its energy of activation is higher। देखो बेटा, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं एनर्जी प्रोफाइल का और रिएक्शन का, एडजॉर्प्शन की, तो ऑन y एक्सिस इट इज एनर्जी एंड ऑन x एक्सिस इट इज एडजॉर्प्शन। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं बेटा, एडजॉर्प्शन होता जा रहा है। तो अगर ये फिजिजोप्शन है बेटा, पहली बात तो व्हेन इट इज फिजिजोप्शन, तो देखो पहला पॉइंट, फिजिजोप्शन में क्या होता है बेटा, इधर रिएक्टेंट्स हैं और यहां पर क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की, लेकिन उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। डिफरेंस ज्यादा क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि बॉन्ड जो बने हैं वो कैसे बने हैं बेटा, वीक बॉन्ड्स बने हैं। तो वीक बॉन्ड्स बनते टाइम एनर्जी रिलीज कम होगी। और दूसरी बात, ये वंडरवॉल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये बॉन्ड आसानी से बन जाएंगे बेटा, इसीलिए इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं केमिजोप्शन की बात करूं, एनर्जी एंड ऑन एक्स एक्सिस इट इज एडजॉर्प्शन, एंड एडजॉर्प्शन विच एडजॉर्प्शन बेटा, केमिजोप्शन। तो बेटा देखो, पहली बात तो केमिजोप्शन में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होती है।
दूसरी बात बेटा, केमिकल बॉन्ड्स बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये तीनों पॉइंट मैंने ऊपर आप लोगों को क्लियर किए हैं। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो हम लोगों ने इससे पहले वाले केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो इसको अचीव करना आसान है, ये जल्दी से अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, फोर्थ पॉइंट वी कैन से फिजिजोप्शन इज ए फास्ट प्रोसेस, इट इज ए फास्ट प्रोसेस because its activation energy is low and it can be achieved easily। बट अगर मैं केमिजोप्शन की बात करूं बेटा, केमिजोप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है तो इसको अचीव करना क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा। अगर इसको अचीव करना मुश्किल होगा देन हम बोल सकते हैं कि केमिजोप्शन इज स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू फिजिजोप्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बेटा, फिफ्थ पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो फिजिजोप्शन में बेटा वंडरवॉल बॉन्ड्स बन रहे हैं। वंडरवॉल बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, काफी दूर से भी बन सकते हैं लेकिन वीक बनेंगे, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन हम बोल सकते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट में कि इसके अंदर वंडरवॉल बॉन्ड्स होते हैं विच आर डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो मान लो मेरे पास सरफेस था, उसके बाद एक लेयर क्या हो गई बेटा, एडजॉर्ब हो गई, उसके बाद नेक्स्ट गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो क्या होंगे बेटा, इसके ऊपर चिपक जाएंगे उससे, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो ये वाले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये वाले वीक बनाएंगे, सेकंड लेयर वाले वीक बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड तो बनाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं बेटा फिजिजोप्शन कैन बी, इट कैन बी मल्टी लेयर। काफी दूर दूर अगर पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में भी वंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन केमिजोप्शन में बेटा केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे को टच करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मान लो मैं केमिजोप्शन की बात कर रहा हूं और पार्टिकल्स ने, दिस इज सरफेस, और गैस के पार्टिकल्स ने इसको टच कर दिया। अब दूसरी लेयर के बनने के लिए चांसेस ही नहीं है कि दूसरी लेयर के जो पार्टिकल्स है वो सरफेस को टच कर पाए, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाते टाइम हमें दोनों मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि केमिजोप्शन जो है वो मल्टी लेयर नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, मोनोलेयर। तो इट इज मोनोलेयर। केमिजोप्शन क्या होता है बेटा, मोनोलेयर, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट करवाना जरूरी है दोनों पार्टिकल्स का। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिजोप्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल बॉन्ड्स बनते हैं जो कि टूट भी सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि इट इज रिवर्सिबल। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। और अगर मैं केमिजोप्शन की बात करूं बेटा तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो बेटा अगर एक बार बॉन्ड्स बन गए तो उनका टूटना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, या बोल सकते हैं इम्पॉसिबल होता है। तो बेटा केमिजोप्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं बेटा, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो फिजिजोप्शन के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है मतलब कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा है तो फिजिजोप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आसानी से अचीव हो जाएगी ये एक्टिवेशन एनर्जी भी। तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप से अचीव हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि इट कैन अकर एट लो टेम्परेचर, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। बट अगर केमिजोप्शन की बात करूं तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी बेटा, काफी ज्यादा थी। तो मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करने के लिए मुझे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो
जी पॉइंट में ये बोल सकता हूं बेटा कि केमिजोप्शन अकर्स एट, इट इज फेवरेबल एट, it is favorable at हाई टेम्परेचर, बिकॉज बेटा अगर टेम्परेचर हाई है तो इसकी जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अचीव करना आसान होगा। तो इसीलिए केमिजोप्शन कब होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे, और फिजिजोप्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर। ओके बेटा, अब फिजिजोप्शन के बारे में लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, बेटा देखो मान लेता हूं फिजिजोप्शन हो रहा है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, प्रोडक्ट में। और मैंने बताया था बेटा एडजॉर्प्शन जो है कैसा भी हो, चाहे फिजिजोप्शन चाहे केमिजोप्शन, दोनों में ही एनर्जी निकलती है बाहर। इसका मतलब मैं एंथैल्पी कहां लिखूंगा बेटा, प्रोडक्ट की साइड। एनर्जी बाहर रिलीज हो गई, वो एनर्जी बाहर रिलीज हुई तो कहां लिखी जाएगी बेटा, प्रोडक्ट के साथ लिखी जाएगी। और अब देखो बेटा, अगर मैंने एडजॉर्प्शन को पढ़ना है कि टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन कैसे चेंज हो रहा है बेटा, तो आप लोग ऐसे समझो इसको कि हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया बेटा, हम लोगों ने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया है, सामने की तरफ हो रहा है एडजॉर्प्शन और पीछे की तरफ क्या हो रहा है बेटा, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, एडजॉर्प्शन का उल्टा। तो देखो बेटा, अब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था कि मैं बोल रहा हूं कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया इस बात का मतलब क्या है, हम लोगों ने उस रिएक्शन में हीट सप्लाई कर दी है बेटा। अब हीट सप्लाई कर दी है तो अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमने एक इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगी, उस चेंज को खत्म करना। तो अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने उसको क्या सप्लाई कर दिया बेटा, डेल्टा हीट सप्लाई कर दी। हीट सप्लाई हमने उसको कोई ऐसी चीज सप्लाई करी जो प्रोडक्ट की साइड है, तो इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगा बेटा, पीछे की तरफ जाएगा अपने आप से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है बेटा क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। दोनों जो एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है दोनों अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा कि टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। मतलब एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन बेटा इसी ग्राफ को अगर मैं केमिजॉर्प्शन के लिए बनाऊं तो केमिजॉर्प्शन में स्लाइड थोड़ा सा चेंज होता है बेटा। वो चेंज क्या होता है आप लोग देखो, एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में अगर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये भी टेम्परेचर के साथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज ही होगा। लेकिन एक्चुअली केमिजॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी इसकी काफी ज्यादा हाई होती है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो बेटा देखो, मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर कम रहे ताकि एडजॉर्प्शन क्या हो बेटा, ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव ही ना कर पाए। इसीलिए केमिजॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, देखो अगर मैं टेम्परेचर को 0 से लेके चलूं तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा, क्योंकि ताकि एक्टिवेशन एनर्जी इजीली रीच हो जाए। एक बार वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला टेम्परेचर पहुंच गया, उसके बाद सेम थ्योरी अप्लाई होगी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये स्टार्टिंग में जो एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से रीच हो जाएगी केमिजॉर्प्शन के अंदर। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा, एक बार टेम्परेचर उतना पहुंच गया कि एक्टिवेशन एनर्जी रीच होगी, उसके बाद बेटा हम सेम थ्योरी अप्लाई करके बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन फिजिजॉर्प्शन में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप से ही बहुत कम थी, तो वो स्टार्टिंग में ही अपने आप से अचीव हो जाएगी, तो उसमें हम बोलेंगे सीधा एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कम होगा। तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज होता है फिजिजॉर्प्शन में और केमिजॉर्प्शन में।